गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको अभिवृद्धि और विकास का अर्थ और अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत और मनोवैज्ञानिकों ने जो अपने व्यू दिए थे उन पर डिस्कशन किया। आज हम अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, जिनसे एक क्वेश्चन 100% पुटअप किया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उस पर डिस्कस करने से पहले प्यारे बच्चों, कल जब हम अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उनमें एक वो पार्ट रह गया था समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसको भी जान लेते हैं, उसके बाद हम अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में स्टडी करेंगे। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब होता है, लेकिन इसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रतिमान का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि प्रतिमान का मतलब होता है प्रजाति। और प्रजाति का मतलब आप जानते हो कि जाति से लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि जीवों का जो निर्माण होता है या जीवों का जो विकास होता है उनके प्रजाति के अनुसार ही होता है, कभी भी दूसरे प्रजाति के अनुसार नहीं होता। अर्थात मनुष्य का अगर बच्चा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो विकास होगा वो किसके अनुसार होगा, मनुष्य के अनुसार ही होगा। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि शेर का अगर बच्चा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो विकास होगा हमेशा शेर के अनुसार होगा, ना कि मनुष्य के अनुसार। अर्थात समान प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है कि प्राणी का विकास उनकी जाति अर्थात प्रजाति के अनुसार ही होता है, कभी भी दूसरे के अनुसार नहीं होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य का विकास मनुष्य के अनुसार और शेर का विकास जो है शेर की प्रजाति के अनुसार ही होगा, किसी दूसरे प्रजाति के अनुसार कभी भी नहीं होगा। तो बच्चों, यहीं से हमारे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत की समाप्ति होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है, वो है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला आपका होता है वातावरण, दूसरा होता है वंशानुक्रम, तीसरा बुद्धि, चौथा चोट दुर्घटना, पांचवा देश परिवार, उसके बाद आपका सभ्यता एवं संस्कृति। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो आपके ये दो होते हैं, वातावरण एवं वंशानुक्रम। थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कैसे। देखिए बच्चों, वंशानुक्रम का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो आपके माता पिता से आपको मिले हैं, अर्थात माता पिता से जो आनुवांशिक लक्षण बच्चों को मिलते हैं उन्हीं को हम वंशानुक्रम के अंतर्गत रखते हैं। आपके माता पिता से आपको आनुवांशिक लक्षण तो मिल गए, लेकिन अगर अच्छा वातावरण उस बच्चे को नहीं मिला तो उसके आनुवांशिक लक्षणों का कभी भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के विकास में वातावरण एवं वंशानुक्रम का समान योगदान होता है, इसीलिए इन्हें एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। क्योंकि आपको अगर अच्छे वंशानुक्रम लक्षण मिल गए लेकिन वातावरण अच्छा नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में इन वंशानुक्रम लक्षणों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। उसी तरह आपको वातावरण तो अच्छा मिल गया लेकिन वंशानुक्रम के लक्षण अच्छे नहीं मिले, तब भी आपका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम के लक्षण अगर कमजोर भी है तब भी अगर आपको वातावरण अच्छा मिल जाता है तो आपका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर जाते हो, शहर में क्या करते हो कि आप पढ़ाई करके एक अच्छा सा ऑफिसर बन जाते हो, लेकिन गांव में रहकर आप नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आपको आनुवांशिक लक्षण तो मम्मी पापा से मिल गए, लेकिन उनको विकसित करने के लिए जो हमें वातावरण चाहिए वो हमें गांव में नहीं मिल सकता, वो केवल और केवल शहर में ही मिल सकता है, क्योंकि वहां पर पढ़ाई का वातावरण है। अगला बुद्धि आता है। देखो बच्चों, आपके विकास के लिए ना बुद्धि का योगदान होता है। क्यों?
आप शारीरिक विकास तो कर जाओगे जैसे कि तैसे, लेकिन जो मानसिक विकास होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि आपकी किस प्रकार की बुद्धि है, प्रतिभाशाली है या फिर सामान्य है या तो विशिष्ट है या फिर मंद बुद्धि है, उसी के अनुसार आपके मानसिक विकास होता है। अगला, चोट और दुर्घटना। प्यारे बच्चों, अगर स्टार्टिंग में छोटे में आपको चोट लग जाती है ना, तो इससे आपका विकास प्रभावित हो जाता है। उसी चोट और दुर्घटना के अनुसार ही उस भाग का विकास भी होता है। नेक्स्ट है देश एवं परिवार। आपके विकास में देश और परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपका परिवार जैसा है, देश जैसा है, उसी के अनुसार आपका विकास होता है। जैसे आप देखेंगे, एक गांव का बच्चा होगा, एक शहर का बच्चा होगा। वाटसन साहब ने इस पर प्रयोग किया था कि दो जुड़वा भाई थे, उन्होंने एक को शहर में रख दिया था और एक को गांव में रखा था। बाद में जब वो 20 साल के बच्चे हुए तो उन्होंने दोनों को मिलवाना चाहा, तो देखा कि जो शहर का बच्चा था बड़ा ही फ्रैंक था, बहुत ही फ्रैंक था और उसको अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी। लेकिन जो गांव का बच्चा था वो फ्रैंक नहीं था, शहर आदमियों के सामने बोल ही नहीं पाता था, लेकिन वो बहुत ही बलशाली था। फ्रैंक तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा बलशाली था। तो उस बच्चे को उन्होंने गांव में रखा, तो उसका विकास गांव के अनुसार हुआ, शहर वाले का विकास शहर के अनुसार। इसीलिए देश और परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप किस संस्कृति में रहते हो, किस सभ्यता में रहते हो, उसी संस्कृत और सभ्यता के अनुसार आपका विकास भी होता है। तो बच्चों, ये सब कारक जरूर है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण कारक है वो आपका वातावरण और वंशानुक्रम है, जिसपे हमें वंशानुक्रम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, इसी को हम आनुवांशिकता भी कहते हैं, आनुवांशिकता भी कहते हैं। इसी को हम आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। तो पहले जानते हैं ये है क्या। वंशानुक्रम का मतलब होता है वंश के क्रम में, मतलब वंश जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है तो उसके द्वारा जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किए जाते हैं उन्हीं को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और इसकी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि माता पिता से जो लक्षण बच्चों को मिलते हैं, माता पिता से जो लक्षण बच्चों को मिलते हैं उन्हीं को वंशानुक्रम कहा जाता है, और इसकी इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता। माता पिता से जैसे लक्षण बच्चों को मिलते हैं उसी के अनुसार बच्चों का विकास भी होता है, बशर्ते उनको एक अच्छा वातावरण मिल जाए। तो इस पर जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना प्रयोग किया, और अनेक साइंटिस्ट हुए, उनमें से एक आपके फ्रांसिस गाल्टन थे, दूसरे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, पूछा जाता है कभी कभी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मटर के पौधों पर किया था, पी गार्डन ट्री पर किया था। इन्होंने बताया था कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं तो हमारे जो लक्षण होते हैं ना वो प्रभावित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता से एकदम भिन्न होते चले जाते हैं। इसका कारण ये था कि जो आनुवांशिक लक्षण थे वो ना सिर्फ माता पिता से मिलते थे, बल्कि दादी दादा नानी नाना या उनके पूर्वजों से भी मिला करते हैं। इसीलिए बच्चे पूर्ण रूप से कभी भी अपने माता पिता जैसे नहीं होते, क्योंकि बच्चों के मम्मी पापा के लक्षणों के साथ नानी नाना दादी दादा आदि परदादाओं के भी लक्षण कुछ ना कुछ समाहित होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बच्चे अपने मम्मी पापा जैसे ही होते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होने के कारण जो है बच्चे अपने माता पिताओं से कुछ भिन्न होते हैं, क्योंकि जो आनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं मम्मी पापा के साथ दादा दादी नाना नानी परदादा के भी होते हैं। लेकिन पहले हम जानते हैं आनुवांशिकता। यानी कि आनुवांशिकता को हम परिभाषित करेंगे तो हम यही लिखेंगे, माता पिता या पूर्वजों से जो लक्षण संतानों को प्राप्त होते हैं
उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। अब इस पर अनेक सारे नियम भी बने, अनेक सारे सिद्धांत भी बने, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा आनुवांशिकता होता है इसका अर्थ कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम का जो अर्थ है ये दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। पहला संकीर्ण अर्थ और दूसरा व्यापक। संकीर्ण अर्थ में क्या है कि माता पिता से जो हमें शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, उन्हें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उन्हें आप हमेशा संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत रखोगे। यानी किसको मिलते हैं? पुत्र को। व्यापक के अंतर्गत पुत्र को प्राप्त होते हैं। उसके बाद व्यापक के अंतर्गत रंग, रूप, चेहरे की बनावट, यानी कि व्यापक में रंग, रूप, चेहरे की बनावट आ जाएगी, चिंतन आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। ये सब के सब जो लक्षण प्राप्त होते हैं पुत्र को, उन्हें आप व्यापक अर्थ के अंतर्गत रखोगे। यानी कि कुल मिला के कहें तो पुत्र को जितने भी लक्षण मिलते हैं वो उसके पूर्वजों माता पिता से ही मिलते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इन्हीं लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं तथा इनकी इस प्रोसेस को आनुवांशिकता कहा जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे आनुवांशिकता के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन इससे पुटअप होता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आनुवांशिकता के जो नियम हैं वो क्या क्या है उनको भी हम देख लेते हैं। तो एक बार तो यहां पर देखते हैं आनुवांशिकता, ध्यान से समझिएगा के नियम। आनुवांशिकता ही वंशानुक्रम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो नियम है वो समानता का नियम। देखो प्यारे बच्चों, आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। पहला समानता का नियम मैं लिख ही देता हूं। दूसरा जो आपका नियम है वो विभिन्नता का नियम है। दूसरा विभिन्नता का नियम। और तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो प्रत्यागमन का। ये सुपरटेट में पूछा गया है, प्रत्यागमन का नियम। अब देखते हैं भाई, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब ने 3 नियम दिए। तीनों नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि बच्चों को माता पिता के लक्षणों के साथ साथ पूर्वजों के भी लक्षण मिलते हैं, दादा दादी, नाना नानी, परदादाओं के। तो उसी के हिसाब से क्या हुआ, जैसे जैसे लक्षण बढ़ते हैं बच्चों में विभिन्नता भी आती चली जाती है। पहला समानता का नियम। समानता का नियम ये बताता है समान, अर्थात जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनका संतान भी होगा। जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान भी वैसे होगी। यानी कि अगर माता पिता चोर है तो उनकी संतान भी क्या होगी, चोर होगी। इस नियम के अनुसार माता पिता डॉक्टर है तो उनकी संतान भी क्या होगी, डॉक्टर। यानी कि माता पिता के समान ही कौन होगा, संतानें भी होगी। तो इसमें हम डिफाइन करें तो आप कहोगे माता पिता के समान संतान होगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात,
ये पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम कहता है विभिन्नता। विभिन्नता बता रहा है भिन्न, यानी कि अब क्या होगा ना, माता पिता के तो लक्षण मिले ही, साथ ही साथ दादा दादा नानी नानी के भी नाना नानी के भी लक्षण मिल जाएंगे ज्यादा। तो इससे क्या होगा, जो संतानें होंगी ना वो माता पिता से कुछ भिन्न हो जाएंगी। माता पिता से कुछ भिन्न संतानें होंगी। कुछ भिन्न संतानें मैंने कहा है, पूरी नहीं। प्रत्यागमन का मतलब होता है प्रति प्लस आगमन, मतलब प्रति का मतलब ही उल्टा होता है। यानी कि प्रत्यागमन के नियम क्या कहता है कि माता पिता से एकदम भिन्न संतानें होंगी। यानी कि संतानें तो प्रत्यागमन के नियम भी होगी, लेकिन माता पिता से एकदम विपरीत संतानें होंगी। यानी प्यारे बच्चों, अब तीनों नियम आपको पता चल गए होंगे। पहला नियम कहता है समानता का नियम, और ये नियम हमारा कहता है कि जो हमारी जो संतानें होंगी वो एकदम माता पिता के समान ही होगी। दूसरे शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको कहूं तो जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतानें भी दिखने में होगी। चोर का बेटा चोर होगा और अपराधी का बेटा अपराधी होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इस नियम के अनुसार। दूसरा नियम कहता है विभिन्नता का नियम। माता पिता से कुछ भिन्न संतानें होंगी, रंग रूप आकार में माता पिता के जैसी होंगी, लेकिन कुछ भिन्न होंगी, गुण में भी कुछ भिन्न हो सकती हैं। और तीसरा नियम तो कहता है एकदम विपरीत, चोर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर का बेटा चोर बन सकता है, प्रधानमंत्री का बेटा जो है वो जो है सफाई कर्मी भी बन सकता है। तीसरा नियम हमारा बताता है। आगे हम इसके बाद पढ़ते हैं बच्चे वातावरण और वंशानुक्रम के अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो पहला है वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत जिसके अंतर्गत हमारा पहला सिद्धांत है जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। पहला है जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो किया था वो बीजमान साहब ने किया था। बीजमान बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है लेकिन आपके सिलेबस में है। जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। भाई प्राणी के शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, इसलिए उनका कभी भी अंत नहीं होता। यानी कि जिन द्रव्य से हमारा निर्माण हुआ है वो हमसे हमारे बच्चे में जाएंगे और उनसे उनके बच्चे में जाएंगे, अर्थात वो जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते। इसीलिए इनको कहा जाता है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो कहता है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी बीजमान साहब ने दिया था। जरा गौर से समझिएगा कि इसमें क्या कहते हैं बीजमान साहब। इसमें बीजमान साहब ने कहा कि उपार्जित लक्षणों के असंचरण का सिद्धांत। असंचरण का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाए, संचरण का मतलब चला जाए, उपार्जित का मतलब अर्जित करना। बीजमान साहब कहते हैं कि वातावरण में रह करके हम जो लक्षण अर्जित करते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं जाते। इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे में किया था। किस पर प्रयोग किया था? चूहा पर किया था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछों को काटते रहे, लेकिन कोई भी चूहा बगैर पूंछ वाला नहीं पैदा हुआ, सभी चूहों की पूंछ रही। जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछों को काटते रहे कि शायद बगैर
पूंछ वाला चूहा पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी चूहा का निर्माण या पैदा होता था चूहा, तो उसमें पूंछ जरूर होती थी। इसीलिए कहते हैं कि जो हम लक्षण अर्जित करते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। तो बीजमान साहब ने दिया, चूहे पर प्रयोग किया था, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन क्या हुआ, बीजमान साहब ने तो कह दिया कि उपार्जित लक्षणों का असंचरण उपार्जित लक्षणों का असंचरण होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाते। इन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया। लेकिन इन्हीं के विपरीत लैमार्क साहब आए, जिन्होंने जिराफ पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया कि हम जो भी लक्षण अर्जित करते हैं इस वातावरण में, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। मतलब बीजमान के एकदम उल्टा। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि प्रारंभिक में जो हमारा जिराफ नामक जानवर होता था वो हिरन के समान होता था, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था, लेकिन धीरे धीरे पेड़ पौधों की पत्तियां जो है खत्म होने लगी, तो अपनी गर्दन को उचका करके क्या करने लगा, पत्तियों को पकड़ने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत बड़ी हो गई, विशालकाय हो गई। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो वातावरण से लक्षण प्राप्त किया था जिराफ ने, अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ने लगे, स्थानांतरण इनका होने लगा। इसलिए जो भी वातावरण से लक्षण हम अर्जित करते हैं उनका स्थानांतरण होता है, जबकि बीजमान साहब ने इसके उल्टा बताया। तो 3 सिद्धांत हो गए। पहला, जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। जैसे मैंने बताया कि हमसे हमारे बच्चे में, हमारे बच्चे से उनके बच्चे में स्थानांतरण हो जाएगा। इस बार लैमार्क बीजमान साहब ने असंचरण का सिद्धांत दिया, और तीसरा सिद्धांत जो है आपका लैमार्क साहब ने बताया। इसके बाद 2 सिद्धांत और बनते हैं, जिस पर एक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो है आपके जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 के टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। चौथा नंबर है जीव सांख्यिकीय जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको देने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्हीं के सिद्धांत के कारण ही बच्चों में विभिन्नताएं आई। क्या इन्होंने बताया? सर फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत में बताया कि बच्चों को जो आनुवांशिक लक्षण माता पिता से मिलते हैं वो सिर्फ माता पिता से नहीं मिलते, बल्कि उनके पूर्वजों से भी मिलते हैं। कहने का मतलब पापा के पापा से, उनके पापा से, उसके बाद मम्मी के मम्मी पापा से, अर्थात नानी नाना दादी दादा परदादाओं से भी लक्षण मिलते हैं। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जो होते हैं अपने पूर्वज से भिन्न होते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आनुवांशिक लक्षणों का मिक्सचर आता है, और जब मिक्सचर आएगा तो वो एक नए प्रकार के शरीर का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी कहने का मतलब इनका हुआ कि जो हमें आनुवांशिक लक्षण मिलते हैं वो हमारे माता पिता के साथ साथ दादी दादा नानी नाना तथा परदादाओं का भी मिलता है। जैसे हम बात करें तो आनुवांशिक लक्षण का 1/2 भाग, आनुवांशिक लक्षण का 1/2 भाग माता पिता से मिलता है। इसका जस्ट डबल करिए, 1/4 भाग इनके माता पिता यानी कि दादा दादी से मिलता है, या फिर हम कहें नाना नानी से मिलता है। इसके बाद इनकी जो अगली पीढ़ी होगी उसका 1/8 भाग मिलेगा आपको नेक्स्ट पीढ़ी से, उसके बाद 1/16 भाग मिलेगा नेक्स्ट पीढ़ी से। तो यानी कि धीरे धीरे हम क्या होगा, ये लक्षणों का मिक्सचर होगा, तो हम अपने मम्मी पापा से
थोड़ा सा भिन्न होते चले जाते हैं। एट लास्ट ये स्टेज आती है कि आप अपने मम्मी पापा से पूर्णतया क्या हो जाते हो, अलग हो जाते हो। इसी के अनुसार तीनों नियम बने थे। समानता का नियम बना था, विभिन्नता का नियम बना था, उसके बाद प्रत्यागमन का नियम बना था। तो ये चीज, तो बच्चों ये लास्ट महत्वपूर्ण सिद्धांत था जीव सांख्यिकी का सिद्धांत सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। इन्होंने बताया कि बालक में गुणों का स्थानांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है, अर्थात स्थानांतरण माता पिता के साथ साथ पूर्वजों से होता है। मतलब आनुवांशिक लक्षण मम्मी पापा से तो मिलते ही है, साथ ही साथ उनके पूर्वजों से भी हमें आनुवांशिक लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने बताया कि माता पिता से 1/2 भाग, 1/4 भाग दादा दादी नानी नानी से, उसके बाद 1/8 भाग इनके पूर्वजों से मम्मी पापा से, फिर 1/16 भाग इनके मम्मी पापा से मिलते हैं। तो बच्चों यहीं से हमारा जो वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं वो फिनिश होते हैं। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक में आएंगे बाल विकास, और बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वो आपके एग्जाम में बाल विकास में बालक के विकास की अवस्थाओं से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस का आना फिक्स होता है, तय होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं आपके। तो यहाँ पर देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि अवस्थाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बाल विकास की अवस्थाएं होंगी वो आपकी मोस्टली 3 ही का हम डिस्कशन करेंगे, जिनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली हमारी जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है। दूसरी जो हमारी अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। और तीसरी अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है। उसके बाद चौथी अवस्था आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। बच्चों आप जानते हो कि जो हमारी शैशवावस्था होती है ये 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है इसको 6 to 12 या 7 to 12 भी कह सकते हैं, चूंकि 6 वर्ष की समाप्ति पर स्टार्ट होती है और 7 वर्ष के स्टार्टिंग में। किशोरावस्था जो हमारी होती है 6 से 18 कह सकते हो, चूंकि 6 वर्ष के समाप्ति पर, और 12 से 18 12 वर्ष के समाप्ति पर शुरू होती है, या फिर कहें 13 वर्ष के स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है और 18 वर्ष की समाप्ति पर ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद जो पहली अवस्था है इसे भ्रूणावस्था भी कहा जाता है। ये 0 वर्ष की होती है, लेकिन इसमें बच्चा जो होता है हमारा वो भ्रूण में रहता है, मम्मी के गर्भ के अंदर रहता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो लगभग 280 दिन रहता है। कितने दिन रहता है? इसमें गर्भावस्था में जो बच्चे का जीवन काल होता है वो लगभग 280 दिन रहता है, या अपने शब्दों में कहें तो 9 माह 10 दिन रहता है। ये 0 वर्ष की अवस्था होती है, 9 माह 10 दिन बच्चा जो है गर्भावस्था में रहता है। देखिए बच्चों इनके भी अध्ययन के अपने अपने पक्ष होंगे, इस पर हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। मेन फोकस हमारा इन 3 अवस्था पर होगी। हालांकि एक अवस्था और होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, जो कि 18+ होती है, 19 वर्ष से जो है ऊपर होती है, तो उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, लेकिन उसको हम बाल विकास में नहीं रखते हैं। ये 3 अवस्था पढ़ेंगे। इन 3 अवस्थाओं में हमें कई भाग इनके पढ़ने होंगे। पहले तो इनका अर्थ जानेंगे, उसके बाद मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या मत दिए हैं इन अवस्थाओं के बारे में, फिर इनका मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसा होता है, नैतिक विकास कैसे होता है। इन सारे विकासों को आप तीनों अवस्था में पढ़ेंगे। यानी कि पहला शारीरिक विकास कैसे हुआ, उसके बाद मानसिक विकास, तीनों अवस्थाओं की बात करूंगा मैं। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके बाद सामाजिक विकास, और एक और बनता है आपका नैतिक विकास।
ये सारी अवस्थाओं में पढ़ेंगे तीनों पर, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। साथ ही साथ हम इसका अर्थ भी जानेंगे क्या होता है। अर्थ के बाद इनको वैज्ञानिकों ने कैसे इन्हें डिफाइन किया उसको भी जानेंगे, या फिर इनके मनोवैज्ञानिकों के मत जानेंगे। इसके बाद इनके लक्षण भी जानेंगे। इतनी चीजों का हम प्रत्येक अवस्था में अध्ययन करेंगे। हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में शैशवावस्था से बाल विकास की प्रथम क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शैशवावस्था के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और इनके लक्षण, मनोवैज्ञानिकों के मतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।